जय श्री कृष्णा बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? ऑडियो वीडियो बेटा क्लियर आ रही है? ओके। चलिए बहुत बढ़िया जैन साहब, ऑडिएबल एंड विजिबल। भाई हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में शायद क्वेश्चंस वगैरह मैक्सिमम कर डाले थे एक्सरसाइज 1 के। हाँ। तो आज अपन लोग शुरू करते हैं जीपीएम। जीपीएम, अब ये लग रहा होगा यार ये जीपीएम है क्या? तो जीपीएम है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लेके चलेंगे दो मैटर, क्योंकि अभी हम लोगों ने गैस का तो देखा था, गैस की प्रॉपर्टी देखी थी, और इसमें गैस की प्रॉपर्टी के अलावा दो बचे, एक तो सॉलिड और एक लिक्विड। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे यहां पे। तो यहां पर पहला चैप्टर आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी पहला चैप्टर है। एक क्वेश्चन, फिर दूसरा है लिक्विड का हाइड्रो स्टैटिक्स। ये हमारा नॉट इन सिलेबस। फिर है हमारा हाइड्रो डायनामिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स में भी एक क्वेश्चन, और लास्ट में दो प्रॉपर्टीज हैं लिक्विड की ही, विस्कोसिटी, जिसमें आप जानते हो ईटा की डायमेंशन बहुत बार पूछ चुके हैं, है ना। खैर बहुत सारी चीजें हैं, विस्कोसिटी। और नेक्स्ट देखा जाए तो सरफेस टेंशन। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? इससे 3 क्वेश्चंस की बात है मिनिमम, और कभी कभी भावुक हो जाते हैं तो 4। तो ये है। तो अब इसमें पढ़ा क्या जाए भाई? अब इसमें बता दो, जो कह दो वो पढ़ा दूं। अच्छा अच्छा, अब देखो सब मतलब मिले तो भैया सब पढ़ लो। पिछले साल क्या कर रहे थे भाई जब सब पढ़ना है मुस्कान? पिछले साल पढ़ाई कर रहे थे, कृतिका करिए हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, यानी सबकी बेटा तीनों हर्ष। ये इससे इलास्टिसिटी पक्का क्वेश्चन आता ही है। कुछ नहीं, डायमेंशन पूछ ले, कुछ पूछ लेते हैं। हाइड्रोडायनेमिक्स में वो लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम है। विस्कोसिटी यहां पूछेंगे तो ठीक, नहीं तो डायमेंशन पूछ लेंगे। और सरफेस टेंशन पक्का। कभी कभी तो 4 क्वेश्चन आ जाते हैं यार। मतलब 3 तो मिनिमम, हम तो जो मैंने लिखा वो मिनिमम लिखा है। तो निसरीन समझ में आया? निसरीन कह रही थी व्हाट इज जीपीएम। जीपीएम समझ में आया बेटा?
यस सर। और ये आप कह लो मतलब बहुत बेहतरीन टॉपिक में से है, ये टॉपिक बहुत मजेदार टॉपिक है। तो एक काम करते हैं, जो 3 लिंक टॉपिक हैं इनको हम एक साथ पढ़ लेते हैं, यही वाला, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोडायनेमिक्स और फिर इलास्टिसिटी एज आवर टाइम अलाउड, ठीक। तो हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स करने जा रहे हैं। हाइड्रोडायनेमिक्स का मतलब है फ्लो ऑफ लिक्विड्स, लेकिन यहां पर लिक्विड होगा आइडियल, हम लोग लेके चलेंगे बेटा, नॉट रियल, आइडियल लिक्विड लेके चलेंगे, आइडियल लिक्विड। चलिए आइडियल गैस की प्रॉपर्टी बताइए भैया। यश जैन, व्हाट इज एन आइडियल गैस? जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे। मतलब ये समझ के बता कि मुझे पता है, ये समझ के मत बता कि मुझे नहीं पता है। मतलब सर मतलब ये, मतलब जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे। हाइड्रोजन को हम लोग आइडियल गैस की श्रेणी में लेते हैं, क्या रिएक्ट नहीं करती है? करती है सर। फिर आइडियल गैस निसरीन ठीक बता रही है, जो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करे, पहला फर्स्ट। दूसरा, जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स ना लगे। बेटा गैस पूछा हूं कृति, तो अभी कृति से पूछा जाएगा। कृति आप होल्ड कीजिए, आप फ्लूइड मत बताएं बेटा, है ना। इसी को लिक्विड को कह रही हैं, हम फ्लूइड बोलेंगे सर। चलिए फ्लूइड बोल लीजिए, अभी आपसे पूछूंगा, होल्ड। अभी हम लोग गैस की बात कर रहे हैं। तो यस जैन 2 आया। पहला सर। जो पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉलो करे, बेसिक तो ये हो गया। दूसरा, जिसके गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन फोर्स नहीं है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो जो रही सही एनर्जी है वो क्या है? काइनेटिक, यानी टोटल इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विथ एन आइडियल गैस इज काइनेटिक एनर्जी। इनका मास, इनका कोई वॉल्यूम ही नहीं है, यानी जो गैस का पूरा वॉल्यूम होगा वो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा। इस तरह बहुत सारे ऐसे दिए गए, ठीक है, इस तरह बहुत है। अब आते हैं हम आइडियल लिक्विड या फ्लूइड। चलिए कृति बताइए भाई, आइडियल फ्लूइड बता रही थी कृति। फ्रिक्शन नहीं होगा लिक्विड्स की लेयर्स के बीच में। शाबाश। और इनकम्प्रेसिबल हो सकता। अच्छा, इसका क्या मतलब है इनकम्प्रेसिबल हो? सर जो वॉल्यूम रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। ये किसने बोला? ये किसने बोला? आइडियल लिक्विड या आइडियल फ्लूइड, पहली प्रॉपर्टी नॉन विस्कस। नॉन विस्कस कहने का मतलब है, इसको एक्सप्लेन किया जाए तो नो ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शन ना बोलो, नो ड्रैग फोर्स बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड और दूसरी प्रॉपर्टी है इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है बेटा डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, यानी इसकी डेंसिटी ना बदले। बात समझ में आई कृति?
यस सर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं हो सकती? क्यों वॉल्यूम कांस्टेंट लेना चाह रहे हो? रीजन? सर मास अगर जितना लेंगे वो तो उतना ही रहेगा ना, तो तो बात तो जब मास कांस्टेंट लेंगे तब ना। यहां फ्लो कराने वाले हैं बेटा। फ्लो कराने का मतलब है कि ऐसा ना हो कि हम लोग यहां पर इसको फ्लो कराएं, यहां पर ऐसे फ्लो कराएं, इधर से पानी डालें और इधर से कोई अदर लिक्विड बाहर आ जाए। पानी डालें तो पानी ही बाहर आए। समझ में आया? यस सर क्लियर। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो फ्लूइड, तो बेटा ये जब भी आइडियल लिक्विड की बात होगी, आइडियल फ्लूइड की बात होगी, तो नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। ठीक है, ये फ्लूइड। बाकी और है, ठीक है। अब इसमें हम आइडियल फ्लूइड लेके चल रहे हैं, तो इसके फ्लो के अलग अलग टाइप हैं। फ्लो टाइप्स देखिए, अगर किसी भी ट्यूब में, मान लीजिए ऐसी ट्यूब अपन ने ले ली, इसमें किसी भी क्रॉस सेक्शन पर सारे पार्टिकल की वेलोसिटी सेम हो, यानी यहां v1 हो यहां v2 हो, लेकिन इसके जितने भी मॉलिक्यूल हो सबकी वेलोसिटी v हो, जितने भी, सबकी वेलोसिटी v1, और यहां पर जितने भी पार्टिकल आए सबकी वेलोसिटी v2 हो, यानी सेम डायरेक्शन में जाएं। और ये यानी एक क्रॉस सेक्शन, ये जरूरी नहीं है कि v1 और v2 आपस में इक्वल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इस क्रॉस सेक्शन पर वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एट दिस क्रॉस सेक्शन। v is independent यानी ये टाइम डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड फ्लो। स्ट्रीमलाइंड फ्लो, इसको ऐसा बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड फ्लो। और स्ट्रीमलाइन फ्लो को हम दिखाएंगे ऐसे कि अगर हम दिखा रहे हैं तो ये ऐसे दिखाएंगे, एक लाइन के थ्रू ऐसा दिखाएंगे। तो दिस फ्लो इज नोन एज स्ट्रीमलाइंड फ्लो, ऐसा बोला जाता है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब अगर कहीं ऐसा फ्लो हो रहा है तो इस पॉइंट पर जो भी पार्टिकल आए वो अपनी वेलोसिटी va ही रखे, इस पर जो आए वो vb ही रखे, यहां जो आए vc ही रखे। तो va vb vc ये आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन इस पॉइंट पर जो पिछला वाला आएगा उसको भी सेम वेलोसिटी इतनी ही रखनी है। va इंडिविजुअली कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी एट पॉइंट ए is independent of time, velocity at point b is independent of time, velocity at point c is independent of time. Then this type of flow is known as streamlined flow. और ये जो लाइन बन के आती है that is known as stream line. दूसरा फ्लो होता है टर्बुलेंट फ्लो। दूसरा फ्लो है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो का मतलब जरूरी नहीं है कि यहां वेलोसिटी कांस्टेंट हो। किसी भी ट्यूब में अगर फ्लो हो रहा है, मान लीजिए ऐसे जा रहा है तो यहां पे ऐसे घूम भी सकता है, फिर ये वाला उससे पीछे से निकल लिया ऐसे, ये यहीं घूम रहा है ऐसे,
यानी ये क्या बना रहा है, वर्लपूल्स, ये बना रहा है वर्लपूल, साइक्लोन नहीं, साइक्लोन साइक्लोन हवा वाले को बोलते हैं। वर्लपूल, वर्लपूल में एनर्जी लॉस हो जाती है। कहां लॉस हो जाती है, तो इन द फॉर्म ऑफ हीट, टकराने में आपस में लॉस। तो ये कहलाता है टर्बुलेंट फ्लो या नॉन स्ट्रीमलाइन फ्लो। हाँ, स्ट्रीमलाइन फ्लो का दूसरा नाम, स्ट्रीमलाइन फ्लो को स्टडी फ्लो भी कहते हैं। ठीक है, तो ये टर्बुलेंट फ्लो। ये क्यों ऐसा हो रहा है, एक मिनट बेटा होल्ड करना। V1, मोहम्मद एक बार माइक ऑन करके बोल बेटा, क्या लिख रहा है, V1 V हो सकता है, मतलब बेटा सर मैं पूछ रहा हूँ उसमें जरूरी है क्या कि V1 इज नॉट इक्वल टू V2 हो किसी नहीं, ऐसा कंडीशन? कोई जरूरी नहीं है, इट कैन बी इक्वल ओके सर। V1 V2, लेकिन हाँ, अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो इस क्रॉस सेक्शन के सारे लोग एक ही वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए। अब चूंकि ये आइडियल लिक्विड है इसलिए ऐसी कहानी चल रही है ना, सारे एरो बराबर होने चाहिए भाई। समझे भाई मोहम्मद? मैं थोड़ा आपको एक नोट्स दिखा दूं।
भाई जो थ्योरी वाले पॉइंट्स हैं वो तो आप मेमोराइज कर सकते हैं। देखिए यहां भी लिखा ही है ऐसा। लिक्विड में आइडियल लिक्विड लिया गया है और इसमें इनकंप्रेसिबिलिटी है। दो तरह के फ्लो हैं, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है और दूसरा टर्बुलेंट फ्लो है। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टेडी फ्लो। ठीक है, वेलोसिटी एट अ पॉइंट ड्यूरिंग फ्लो रिमेन कांस्टेंट, बट ऐसा हो सकता है कि ये बदल जाए, ऐसा होगा। ठीक है, इसी को हम, अगर ये ट्यूब में हो रही है घटना तो इसी को बोलते हैं लेमिनार फ्लो, ट्यूब में। तो ये देखिए लेमिनार फ्लो फॉर आइडियल लिक्विड। अब आइडियल लिक्विड है तो एक क्रॉस सेक्शन पर सबकी वेलोसिटी सेम है, लेकिन अगर विस्कस लिक्विड हुई तो विस्कस लिक्विड में ये जो मिड वाली होगी वो सबसे ज्यादा तेज, और जैसे जैसे किनारों पर आएगी धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जाती है, क्योंकि ये विस्कस लिक्विड है। तो इसका पैटर्न कैसा बनेगा, पैराबोलिक। ये लेमिनार फ्लो फॉर, यह बेटा ये छूट गया इनका, विस्कस लिक्विड। बात समझ में आई? ये विस्कस लिक्विड है। बाद में ये आगे पढ़ाऊंगा कैसे क्या चलता है। ठीक है, अब देखिए इसी पे है हमारा लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी। लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब किसी भी ट्यूब में मान लीजिए यहां पर क्रॉस सेक्शन ये क्रॉस सेक्शन x माने, इसको y मानते हैं। यहां की वेलोसिटी v1 और यहां की वेलोसिटी v2। तो भाई यहां मैं मास निकालना चाहता हूं कि dt टाइम में ये आगे की ओर बढ़ गया पार्टिकल, यानी ये इतना आगे बढ़ गया dx1, और ये वाला उतने ही टाइम dt टाइम में ये बढ़ गया कितना, dx2। तो अगर मान लीजिए लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहता है कि मास रिमेन्स कंजर्व्ड, ड्यूरिंग फ्लो, अगर इधर से 1 किलो पानी जा रहा है तो इधर से 1 किलो पानी निकलेगा। अगर मान लीजिए 1 किलो पानी जा रहा है और 1.5 किलो निकले, इसका मतलब कहीं ना कहीं से इसमें और इनलेट आया है। और अगर 1 केजी गया और पहुंचा आधा केजी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से होल है। हाँ, विवेक कह रहे सर पहले वाले में झोल है और दूसरे वाले में कहीं ना कहीं से होल है। हैं? क्यों विवेक? पहले वाले में झोल है कि सर कोई ना कोई दे रहा है इसको, और दूसरे वाले में पक्का होल है। सही बात है। तो यहां पर अगर स्ट्रीम लाइन फ्लो है तो मास रिमेन कंजर्व्ड। ये बता दो पूरे फिजिक्स का इकलौता लॉ जिसमें हम मास कंजर्व्ड मानते हैं। ठीक है, तो भाई इधर का m1 निकालता हूं। मास इक्वल टू होता क्या है यशराज, फॉर्मूला बताओ। सर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो भैया इसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया A1 ले लूं तो क्या बेटा मैं वॉल्यूम लिख सकता हूं A dx1? यस सर, एरिया इनटू लेंथ और इनटू रो2 और रो1 ले लिया। हाँ। ले लिया। वैसे अपन को पता है बाद में इनकंप्रेसिबल देंगे। और इक्वल टू A2 dx2 रो2। अब दोनों में हम dt टाइम ले लें, मतलब रेट ले लेते हैं, अपॉन dt। वैल्यू पे कोई फर्क पड़ा?
No. अब यानी यहां से मैं लिख सकता हूं इसको A1 और वेलोसिटी हो गई V1 ρ1 इक्वल टू A2 V2 ρ2। ये आया हमारा मास रिमेन कंजर्व्ड। इसमें अगर फॉर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड A1 ρ1 इक्वल टू ρ2, तो भैया आ जाएगा A1 V1 इक्वल टू A2 V2। कोई समस्या किसी को? बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए निश्रीन, यस सर। बेटा इसका डायमेंशन बता दे। एरिया इंटू वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। सर L cube T L to the cube? power -1 L क्यूब? T to the power -1। शाबाश बेटा, अगर इसको मैं ऐसा लिख लूं L क्यूब बाई टी, ठीक है, हाँ और L क्यूब को मैं वॉल्यूम लिख दूं चलेगा, हाँ और T को मैं टाइम लिख दूं चलेगा, यस सर। या थोड़ी देर के लिए वॉल्यूम को डीवी Volume- मान लूं, टाइम को डीटी मान लूं, ये है क्या? वॉल्यूम चेंज वॉल्यूम रेट। फ्लो रेट। और वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब इसी को बोलते हैं लिक्विड करंट। इसी को अपन क्या बोलते हैं? लिक्विड करंट। तो ये लॉ ये कहता है इन एनी ट्यूब क्या लिख रहा हूं मैं, एनी ट्यूब वॉल्यूम फ्लो रेट remains constant। यस राज, ये V बड़ा वाला है बे, ये V वॉल्यूम के लिए है, एक्सेलरेशन ना बोलो भैया। कौन है ये? सर वो मुझे वेलोसिटी वाला लगा। अबे मैं देख वेलोसिटी वाले को ऐसे लिख रहा हूं, छोटा V, दिस इज वेलोसिटी। सर वो भावुक हो गया था। ए बड़ा V। दे रहे गौरी दीदी कई दिन से भावुक हैं, क्लास ही नहीं कर रही हैं, तो उनकी भावुकता का तुझे अंदाजा है। उस दिन इतना इतना बुलाया गया, अरे आवाज आई कहीं से। सर मैं हूँ फिर रही। अरे अभी अभी हम लोग सैटरडे की क्लास में। सर फर्स्ट को नहीं थी क्यों? सर, उज्जैन गई थी मैं। कहाँ? उज्जैन महाकाल के पास। झूठ बोल रही है, मतलब ये नहीं सर, नहीं बोलती झूठ। ये देखो, मैं तो बोल नहीं रहा था, सब दोस्त जैसे हमें माइक में सुनना। तुम जब मैंने तूने रिकॉर्डिंग देखी होगी, रिकॉर्डिंग देखी? यस सर, आपने 2 बार बुलाया था मुझे। हाँ, तो अपन ये तो समझ ही गए थे कि एक है। और ये बच्चे बोले सर आप झूठ में, मतलब ये लोग चैट में बोलते, अब चैट रिकॉर्ड तो तुम्हारे पास नहीं जाएगा। ये सब बोल रहे सर आप एक को क्यों बुला रहे हो गौरी दीदी को? नाली में गिरी होंगी, कोई मोहल्ले वाला जाके ढूंढे हैं। कहाँ, कौन सी नाली में गिरी थी? उज्जैन गई थी। अच्छा, 1 तारीख को उज्जैन में कोई भगदड़ वगदड़ मची थी क्या? हाँ भी मैंने सुना था पेपर में, कुछ लोग कह रहे पेपर में आया है, वो माता वैष्णो देवी में भी भगदड़ मच गई, वहां पे करीब 14-15 लोग मर गए, और उज्जैन में भगदड़ मची, 2-3 लोग मर गए। ऐसा कुछ था क्या कि नहीं? नो सर। ऐसा नहीं था, मतलब अफवाहें थी ये? हाँ, उज्जैन के लिए तो थी। अच्छा, उज्जैन वाली अफवाह थी। नहीं कुछ बोल रहे थे यहाँ एलन में।
हमने कहा यार सुना तो नहीं है, तो क्या पेपर में पढ़ा सर। तो सब भी अब एक तारीख को कोई भी न्यूज कोई पढ़ रहा है, उस पर सत्यता पे विश्वास नहीं किया जाता, किस मनोस्थिति में पढ़ रहा है, होश में है नहीं है। तो सब तो तुझे नाली में ढूंढने निकले थे, किस नाली में गिरी है, हैं? अच्छा चलिए, तो इन एनी ट्यूब वॉल्यूम फ्लो रेट रिमेन कांस्टेंट। तो भैया ये V बड़ा वाला जब लिखूंगा ना यहाँ पे, तो बेटा ये वॉल्यूम होगा। दिस इज नथिंग बट लिक्विड करंट, लिक्विड करंट। अब ध्यान दीजिए, अब आ जाए, ये एक ट्यूब है, ये दूसरी ट्यूब है, और ये तीसरी ट्यूब है। इनके क्रॉस सेक्शन एरियाज दिए हुए हैं, ये 1, 2 और 3। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1 और यहां पर लिक्विड जा रहा है V1 से। तो बेटा देख, पूरे का एरिया एक ही है तो वेलोसिटी सेम रहेगी। इसका पूरे का एरिया एक है तो वेलोसिटी सेम V2, और इधर V3, इसका एरिया A3, इसका A2। तो तुम लोग को याद आ रहा होगा, ये कुछ तो है, ये क्या है, ये किरचॉफ्स लॉ। और ये क्या होता था, करंट, यानी A1 V1 प्लस A2 V2 आने वाली इक्वल टू जाने। बताइए, हैं, किरचॉफ का जंक्शन लॉ है। अगर ऐसा नहीं है तो जंक्शन पे कहीं ना कहीं लीकेज है। तो ये फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। अब देखो, ये लॉ बिना पढ़ाए बिना बोले आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है। यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं दिखाता हूं आपको। आप लोग भी बुक ओपन कर सकते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन भी लगा लिया जाए ना, पुरानी करंट इलेक्ट्रिसिटी की याद आ रही है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन निपटा दिया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मोहम्मद, पढ़ना बेटा। An incompressible liquid flows as shown in the figure. Calculate the speed v of the fluid in the lower branch. तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 0.12 इंटू 3 इक्वल, ये आने वाली, ये दोनों जाने वाली, 0.12 इंटू 1.5 प्लस 0.18 इंटू V। क्या V निकल आएगा मोहम्मद? Yes sir. निकाल के बताओ कितना आया। इसको इधर भेज दिया जाए तो 0.12 कॉमन हो गया, 3 में से 1.5 गया, डिवाइडेड बाई 0.18 ही V की वैल्यू है। बताना V की वैल्यू कितनी आई। तो ये हो गया बेसिकली 12 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 1.5।
इतना आया माँ कसम। Sir, क्या आया one- क्या one- देखना, मैंने कैलकुलेशन ठीक कर दिया क्या? Yes, sir. 1 meter per second. वो अरे सॉरी स्क्वायर लिख दिया। ये देखो भावुकता में यही होता है, जब ज्यादा आसान होता है ना हम लोग कुछ गड़बड़ी कर लेते हैं। अच्छा इतना अच्छा चीज नहीं देखोगे कि लॉ ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग यहाँ पे किरचॉफ लॉ ये जरूर देखेंगे, दुनिया गलती देखेंगे। यशराज अपना नहीं देख रहा है कि छोटा वी और बड़ा वी में अंतर नहीं दिख रहा है। चलो 1 मीटर पर सेकेंड तो देख रहे हैं बिना बोले आ रहा है। तो ये हमारा किरचॉफ लॉ है फॉर कंटिन्यूटी। इसके बाद था बर्नौलीज इक्वेशन। कोई बताएगा बर्नौली का इक्वेशन क्या था? कोई बताएगा भाई क्या था? चलिए यशराज बताइए। सर ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का एक्सप्रेशन है ठीक है। जो उसने बर्नौली ने फ्लूइड डायनामिक्स के लिए दिया था। मतलब वो बेसिकली हम लोग लिख लेते हैं मैकेनिकल। क्यों बोले मैकेनिकल? का मतलब केवल दो ही होता है बेटा, काइनेटिक एंड काइनेटिक पोटेंशियल। एंड पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पे टोटल कई एनर्जी। चीजें और हैं। टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो कई बार पूछा गया है कि बर्नौलीज थ्योरम किस पे बेस्ड है? किस पे बेस्ड है निसरीन? किस कंजर्वेशन पर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। शाबाश। और लॉ ऑफ कंटिन्यूटी किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ नहीं कोई लॉ नहीं है, बस कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यही तो लॉ हो गया। सर पर हमेशा एप्लीकेबल नहीं, अभी आपने बोला था। अरे तो हमेशा नहीं, बट यहां तो है ना, दिस इज हाँ। बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ तो ये बोलना है, ये लिखना है। और उसका रिजल्ट क्या आया था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम। अब यहां पे जरा देखा जाए कौन कौन सी एनर्जी होगी। तो एक तो होगी प्रेशर एनर्जी, एक होगी प्रेशर एनर्जी, फिर एक होगी काइनेटिक एनर्जी, फिर होगी पोटेंशियल एनर्जी, होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। कृतिका सब समझ में आ रहा है बेटा? अच्छा पिछले साल भी समझ में आया था? अच्छा क्या कारण है समझ में आया था? कि हंसी खुशी पढ़े थे हैं? तो जैसे स्माइल करते हुए पढ़ रहे हो वैसे ही, तो ऐसे ही हंसते खेलते पढ़ो। तो देखो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। भैया प्रेशर एनर्जी का मतलब है, जरा ध्यान देना, प्रेशर एनर्जी मतलब वर्क डन बाई प्रेशर, हाँ या ना जैन साहब? भाई प्रेशर एनर्जी का मतलब सर प्रेशर से जो एनर्जी मिलेगी, प्रेशर एनर्जी मतलब अपन इसको ऐसे समझे, वर्क डन बाई प्रेशर, वर्क डन बाई प्रेशर। तो वर्क डन क्या होता है? W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन
हमें यहां फोर्स नहीं चाहिए, प्रेशर चाहिए, तो P इंटू ए डी एक्स। ए डी एक्स ही क्या है बेटा? वॉल्यूम। उन्होंने अभी काइनेमेटिक्स में किए हैं, वर्क डन बाई गैस या वर्क डन बाई प्रेशर, तो उस समय क्या आया था? पीडीवी। अब यहां हम लिख रहे हैं, अब तो मैंने लिखा प्रेशर का वर्क डन प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m और v स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh इक्वल टू कांस्टेंट। अब हमें हर जगह डिवाइडेड बाई डीवी, तो भाई ये हो गया P प्लस, यानी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रेशर, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रेशर, और हाफ मास अपॉन वॉल्यूम रो, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट। बेटा यही बर्नौलीज का थ्योरम है। और यहां जो ट्यूब बनाए थे, ये वाले ट्यूब को ले चलते हैं अपन, कॉपी, पेस्ट। जरा फॉर दिस ट्यूब लिखा जाए, इसको मान लो H1, इसको मान लो H2, यहां की वेलोसिटी V1, यहां की वेलोसिटी V2, इधर से प्रेशर P1, इधर से प्रेशर P2। तो हम यहां इसके लिए अगर लिखें तो मैं लिखूंगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू, दूसरे एंड पर भी कांस्टेंट ही होगा, तो लिखूंगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। यही बर्नौलीज का इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज, दिस इज द थ्योरम ऑफ बर्नौलीज, दिस इज द लॉ ऑफ बर्नौलीज। अगर पाइप हॉरिजॉन्टल हो जाए, इफ ट्यूब इज हॉरिजॉन्टल, तो उस समय H1 और H2 आपस में इक्वल हो गए, यानी वो ट्यूब ऐसी है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से यह भी H और यह भी H, यहां V1 से एंट्री किया है, V2 से निकल रहा है, तो इस समय फॉर दिस P1 प्लस इधर से प्रेशर P1 है और इधर का प्रेशर P2 है, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए। ठीक है, ये बर्नौलीज का थ्योरम है। सर ये सब इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए ही सब चल आइडियल लिक्विड, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, यानी फ्लो होना चाहिए स्ट्रीमलाइन। ओके सर। ठीक है सर हाँ, सर आपने जो लिखा है उसमें P2 वाला जो एरो है वो उधर की साइड है, गलत और ये लिख जो दिया बेटा नोट्स में इन्होंने। हाँ नोट्स में जो P2 वाला एरो है ये अलग थोड़ा। हाँ, यही वाला ना। हाँ यही वाला सर, ये P2 में इसका आपने जो एरो बनाया ये इधर है। हम्म,
और जो आपने अभी नोट्स जो खोले थे उसमें अलग है। मैंने गैस के लिए क्लियर किया था कि जो पीडीवी होता है हमेशा पी एक्सटर्नल होता है। वर्क डन बाई प्रेशर सर। में पी क्या होना चाहिए? एक्सटर्नल। बात समझ में आई? यस सर। तो जब याद करो, तुम मेरे ख्याल से रेगुलर हो क्लास में। हाँ सर। हम लोगों ने ये वाला किया था फ्री एक्सपेंशन। उस दिन निसरीन दीदी ने एक क्वेश्चन भी पूछा था, उसी समय ये क्लियर किया गया था कि भाई वर्क डन इक्वल टू होता है पीडीवी, और ये पी क्या होना चाहिए? एक्सटर्नल। एक साइड में आइडियल गैस थी और दूसरे साइड में वैक्यूम था। वैक्यूम का प्रेशर 0, तभी तो मैंने लिखा W इक्वल टू 0। तो निशरीन दीदी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर गैस का तो प्रेशर होगा ही होगा, तब ये क्लियर किया गया था कि इसमें P हमेशा एक्सटर्नल, वो इक्विलिब्रियम के केस में बराबर हो जाता है। मेरी बात समझ में आई बेटा? यस सर। तो इसमें ये है क्या, देखो ध्यान से भाई। इस तरह का अगर फ्लो हो रहा है, जैसे इसी लिक्विड में देखो, तो इधर का फ्लो P1 ज्यादा होगा और P2 कम। P1 ज्यादा और P2 कम। ये दोनों बाहर से प्रेशर लगने वाले हैं। ये टुल्लू पंप से प्रेशर लगाते हो तब पानी नीचे से ऊपर चढ़ता है। बात समझ में आई बेटा? ये P1 आपने मशीन से क्रिएट किया, और इधर वाला P2 जैसे पाइप ओपन है, तो भाई उस समय ग्रेविटी के अगेंस्ट वाला काम ये हो रहा है। तो P2 हमेशा सराउंडिंग का लेना है। जैसे मुझे इस रूम से बाहर के प्रेशर से मतलब है, अपन से नहीं। हाँ, इक्विलिब्रियम में है तो अंदर का प्रेशर बराबर बाहर का प्रेशर। क्लियर है बेटा? चलिए अब जरा यहां देखिए। यहां से मैं लिख सकता हूं कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर हाइट सेम है तो। यानी इससे मैं लिखूं कि अगर V ज्यादा तो इसका मतलब P कम, और V कम तो P ज्यादा। लिख सकते हैं? बताइए, लिखा जा सकता है? ठीक है। अब जरा इस पे जरा फंडा सुनिए। आप लोगों ने देखो, कितने लोग इसमें से दिल्ली मेट्रो या किसी भी मेट्रो की यात्रा की है? मोहम्मद किए हैं, कृतिका आप भी की हैं? एक ही बच्चे ने? अच्छा कृतिका, चलिए तो कृतिका आप माइक ऑन कीजिए। यस सर। कौन से मेट्रो गई थी? सर जयपुर। जयपुर। तो जयपुर में गई थी, तो जब स्टेशन पे खड़ी थी तो एक अनाउंसमेंट चलता रहता है कि ट्रेन आ रही है, कृपया पीली रेखा से दूर रहें। ऐसा चल रहा था। सर इतना तो नहीं पता। अबे न्यूज नोटिस नहीं करती है? सर करती हूँ पर उस टाइम पे बहुत छोटी थी। अच्छा, नहीं कोई बड़े में बताओ भैया। मोहम्मद? यस सर। कब गया था? छोटे पे या बड़े पे? सर मतलब हाँ, जब समझ में आता था मतलब 3-4 साल पहले। अच्छा, हाँ। तो ये वाला इंस्ट्रक्शन सुना था? यस सर। ट्रेन आ रही है, कृपया पीली रेखा से दूर रहे। मतलब ऐसे ही मैं यहां दिखाता हूं आपको। ये ट्रेन का ट्रैक है, ये ट्रेन की पटरी है, इसे पटरी। और इस पर ट्रेन आ रही है। ये आ रही है, काफी हाई वेलोसिटी से आ रही है, और यहां बनी हुई है एक पीली रेखा, और कहा जा रहा है कृपया पीली रेखा से दूर रहें। देखिए इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों बोला जा रहा था?
उसका रीजन ये है कि जब ट्रेन आ रही है तो जो ट्रेन के साथ एयर आ रही है, एयर विथ ट्रेन, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। और जिस एयर में हम खड़े हैं, एयर सराउंडिंग टू अस, वेलोसिटी लगभग जीरो मान लें, लगभग जीरो। तो जहां पर वेलोसिटी कम है, यहां का प्रेशर P1 और यहां का प्रेशर P2, P1 इज ग्रेटर देन P2। और हमेशा होगा क्या, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एक फोर्स लगता है। अगर आप इस पीली रेखा के अंदर रहेंगे तो ये फोर्स इतना ज्यादा लगेगा कि आपके फ्रिक्शन फोर्स इसे बैलेंस नहीं कर पाएंगे और ये पॉसिबल है कि आप ट्रैक पे जाके गिर जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि एक पीली रेखा से दूर रहे। ये नॉर्मली इंडियन प्लेटफॉर्म पे नहीं होता। कारण क्या है, जब ट्रेन हमारे पास आ जाती है तो उसकी वेलोसिटी बहुत कम हो जाती है, तो इसलिए वो इतना प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाती। लेकिन हाँ, ट्रेन अगर बहुत तेजी से जाए तो आपको लगेगा कि आप उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। दिस इज द रीजन कि पीली रेखा बनी होती है और उस पीली रेखा से दूर। तो मोहम्मद, तुझे पता था ये रीजन क्यों बोल रहे हैं ऐसा? यस सर, पता था। मतलब सर पता था कि खिंच जाते हैं, मतलब उस उधर जाते हैं तो। अच्छा, लेकिन ये बाकी नहीं पता था रीजन ये नहीं पता था। बर्नौलीज थ्योरम है। नहीं। हाँ, तो ये बर्नौलीज का थ्योरम। तो यहां पर चूंकि जो हम लोग के ट्रेनें आती हैं नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे बहुत स्लो रहती हैं, इसलिए ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन है हिडन इंस्ट्रक्शन है, थोड़ा दूर रहना चाहिए। वैसे भी देखते हो कि मम्मी पापा पकड़ के, तो कृतिका को मम्मी पापा पकड़ के हाथ पकड़े रहे होंगे, जैसे ही ट्रेन आती है हाथ पकड़ लेते हैं। दो कारण, एक तो गायब हो सकती है, एक तो गायब, और दूसरा ये पापा मम्मी को तो ये लॉ पता है कि खींच जा सकते हैं हम अंदर। तो हाई स्पीड ट्रेन में ये स्थिति है। दूसरा देखो, ये पहला था फर्स्ट। दूसरा, ये इसको जानते होगे, इसको पहचानते हो, क्या है ये? ये वो घर है जो हमें हमारे ख्यालों में है ना? ठीक है, ये वो घर है जिसको हमने बचपन में बनाया था। हमने कभी भी, जब हमें सीनरी बनाने को दी गई थी, तो हमने कभी 2 BHK 3 BHK या बैंगलोर नहीं बनाया है। ठीक है, हाँ, बचपन वाली सीनरी। ये देखे होगे, मुझे लगता है ये वाला ड्रीम सबका है। मतलब जो हमें सीनरी बनाने को दी गई थी उनमें हम सबने यही बनाया होगा। हम सबने यही बनाया है, मुझे जहां तक पता है। यही बनाया था। फिर इधर से एक नदी भी हम लोगों ने निकाली थी, ऐसे नदी आती थी, चिड़िया भी। प्रॉपर नदी, कहीं आरओ का पानी नहीं था। यहां हमारा छोटा सा हट हुआ करता था, मतलब हमारे इमेजिनेशन में यही था। और प्रॉपर हमने ऐसा रास्ता बनाया था, कोई आरसीसी सीमेंट नहीं। फिर यहां पर हम लोग पेड़ पौधों को भी पूरा बराबर ख्याल रखे थे। तो अक्सर हम लोग नारियल का पेड़ या ये वाला पेड़ बनाना आसान होता था इसलिए बनाते थे। मैंगो ट्री भी चाहते तो थे, लेकिन बनाना थोड़ा टफ होता था, नहीं बनाते थे। ये ऐसे, ठीक है।
फिर इधर इसके भी थे छोटे मोटे ग्रासेस भी होते थे, इसी ग्रास भी साथ में एक नाव वाला, एक बोटमैन भी होता था, रिवर बोटमैन प्रॉब्लम वाला। यहाँ पे ऐसे बना देते थे, ये बोट चलाते हुए पड़ोस से गुजरता था। साथ में हमने अपने में बर्ड भी देखे थे, ये बर्ड्स उड़ते थे। और अभी कबूतर को मार मार के हम भगा देते हैं। कबूतर जिनके घर को हम लोगों ने इनक्रोच किया है, जहां पे पहले उनका घर हुआ करता था, हमने वहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई। बेचारे कहां जाएं? वो बेचारे वहीं घूम घूम के रहते हैं, वो सब भूल नहीं पाते हैं। उनके माइंड का जो मैग्नेट है वो बताता है ये घर है अपना, वो कहां जाएं? वो रहते हैं, हम मार मार के भगाते हैं, मेरे घर को गंदा कर रहे। अबे तुमने उनका घर बर्बाद कर दिया। अब सोच रहे, मतलब मैं भी इंक्लूडेड हूं, इंक्लूडेड मी। हम लोगों ने उनका घर छीन लिया और ये बेचारे हमारे घर पे थोड़ा गंदगी कर देते, कितना बुरा लगता है। देखो है, लोग मारने लगते हैं। करना चाहिए। यस जैन। नहीं नहीं, मैं कोई इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं बन रहा बेटा, इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं हूं मैं। सच्चाई है कि नहीं नैना? ये सच्चाई है कि नहीं? बस मैं सच्चाई, मैं कोई इन्वायरमेंट के प्रति मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैं पूर्णतः भौतिकवादी हूं, है ना। लेकिन मैं बता रहा हूं कि हम कितने, हम इंक्लूडिंग मी एंड वी ऑल, कि हम लोग कबूतर मार के, जैसे मैं एक दिन ऐसे ही बैठ के सोच रहा था, जैसे मेरे मतलब जो विंडो है उस पे एक था कबूतर और उसको मार के भगा रहे हैं। और बेचारे सब, मतलब पहले उन सबों के पास पेड़ पौधे थे, वहां अंडे देते थे, वो अंडे सेफ थे। अब बेचारे मतलब सोचो, जो विंडो है उसके छोटे पे अंडे दिए रहते हैं लोग, और वो भी बेचारे हवा से गिर जाते हैं, फ्रिक्शन कम होता है। वो पहले पेड़ की डाल में बकायदे बनाते थे। ये सबकी ड्रीम यही है। कोई 2 BHK कोई नहीं चाहता, सब ऐसे इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं, इंक्लूडिंग मी। तो मैं तो यही सोचा हूं, तुम लोग पढ़ा लूं, फिर 1-1% तुम लोग दोगे तो मेरे पास 100% हो जाएंगे, और मैं ऐसे घर बना के रहूंगा, है ना, ऐसे ही। हाँ, कहीं भी जहां जगह मिलेगी, समझा। अभी भाई इस तरह की लाइफ जीने के लिए भाई मिनिमम अर्निंग तो चाहिए ना। अब अर्निंग वहां, यहाँ अर्निंग कहाँ होगी? कुछ नहीं है। या खेती वेती के लिए कुछ करूंगा, यहाँ प्लॉटिंग वटिंग कुछ करके खेत वेत बनाया जाएगा। तो मतलब डॉटर बने। देखो यशराज आज ही मुकर रहा है, देख लो, ये मैं बता रहा हूं, यशराज आप आज ही मुकर रहा है, सर आपकी डॉटर भी तो हॉस्पिटल बनाएगी, उसी से ले लेना 100%। पागल, मतलब अपना हिस्सा गायब कर रहा है, देखो। अभी तो तुम मतलब देखो, उस समय जितना रहेगा अच्छा रहेगा ना ये ऐसे। हाँ, बच के निकलना चाह रहा विवेक, मैं भूलने नहीं दूंगा बेटा। जैसे ही नाम के आगे डॉक्टर लगा, मैं खुद ही मैसेज करता रहूंगा। अभी तक आपको कितनों के हिस्से बेटा, अभी जस्ट 7-8 बच्चे जस्ट MBBS, जो 2015 में बैच पढ़ाया था ना, मैंने एक बैच ही पढ़ाया था, उसमें से 3-4 बच्चे निशरीन है ना, उसमें से 3-4 बच्चे डॉक्टर हैं। तो वो एकदम आज भी तैयार है, मैंने उनसे भी यही रखा था। तो वो अभी कंप्लीट हुआ, बाकी जिनको पढ़ाया वो स्टिल दे आर डूइंग देयर MBBS। उनमें से अब कुछ MBBS की जगह अब MS MD भी करना चाहते हैं, समझे। MBBS हो गया उनका पिछले साल, तो अब वो MBBS के बाद MD या MS करेंगे, तो उनको टाइम देना बनता है। मतलब अभी तो मैं खुद ही 15-20 साल तक तो मैं ही हूं, ये बर्नौलीज थ्योरम पढ़ाऊंगा, समझी निसरीन। तब तक तुम लोग तैयार हो जाओगे, ये लाइफ अलग जिएंगे। तो ये अब आते हैं हट वाले, इसमें केस में आते हैं बेटा, ध्यान देना। होता क्या है, जब ये वाला जहां मकान होगा, इसको अपन लोग H फॉर हट बोलते हैं ना, HUT हट। इस हट जब आंधी आती है तो इसके छत उड़ जाते हैं, नहीं देखो गांव में छप्पर उड़ गई, वो जो बने हैं झोपड़ी, छप्पर उड़ गई। अब वो छप्पर उड़ क्यों जाती है? तो ध्यान देना, जैसे अगर हम इन साइड से देखें, ऐसे इन साइड से देखो,
अब यहां चल रही है बहुत तेज एयर, जब आंधी आई ना तो इधर बहुत तेज एयर चल रही है, एयर वेलोसिटी ज्यादा, तो प्रेशर क्या हो गया, कम। और अंदर की वेलोसिटी 0, तो प्रेशर ज्यादा, फोर्स लगेगा, एक हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एक फोर्स लगेगा, तो छत क्या होगी, उड़ जाएगी। इसी वजह से जब हट वट बनाते हैं ना तो अंदर बांध के रखते हैं, तो ऐसे नहीं कि किसी भी एयर में उड़ जाए, बांध के रखते हैं। और आपने देखा होगा कि किसी के पास अगर फार्म हाउस हो और उसने अगर इस तरह की हट बनवाई होगी तो उसमें लोहे की क्लैंपिंग लगा देते हैं, लोहे से फंसा दिया जाता है ताकि उड़े ना, है ना। या हम जो अपने पक्के मकान बनाते हैं उसमें आप देखोगे छत दीवार के साथ बांध दी जाती है, देखा इंजीनियर ऐसे बांध देते हैं ताकि उड़ने ना पाए। ये दिस इज द रीजन, हट उड़ जाने का ये रीजन है। तो ये पहला नुकसान, हम खींचे जा सकते हैं। दूसरा नुकसान, छत उड़ गई तो सर क्या नुकसान, हाँ सर एक ऐसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। हाँ सर अगर उसमें अपन विंडो ओपन करके प्रेशर थोड़ा नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें तो हाँ, कम तो chances नहीं है होगा, क्या? नहीं होगा अगर हट वाला मकान है तो, लेकिन उसमें डस्ट इतना ज्यादा घर में बढ़ जाएगा। विंडो खोल दे, लेकिन जो पक्के मकान है उनमें विंडो खोलने की जरूरत नहीं, वो जल्दी उड़ेंगे नहीं, समझी, वे तो कैसे ही वेटेड होते हैं। तो आपने देखा होगा गांव के छप्पर ऊपर पे नहीं लोग थोड़ा हैवी वेट टायर वायर डाल करके वेट बढ़ा देते हैं ताकि उड़े ना, एमजी ज्यादा रहे। हाँ, और तू टीवी चला के देख रही है क्या, मतलब पीछे टीवी भी चल रही है गौरी, नो सर। तो टीवी भी देख रही है साथ में। नहीं सर, घर में कोई कुछ सुन रहा है। अच्छा, तुमसे कहो पढ़ रहे हैं हम, बताओ। चलो ध्यान दो, ये तो देखो दोनों एक ऐसा हुआ कि भाई प्रॉब्लमेटिक है, इसका कुछ फायदा भी होगा। इसका फायदा देखिए, ये जानते हो ये ऐसा है, ये आपने देखा होगा, ये पहचान रहे हो किसी किसका पार्ट है, ये एरोप्लेन है ये, अरे मैंने रफली बनाया है। एरोप्लेन के विंग्स को अगर आप ध्यान दो, पुराने समय वाले विंग्स ऐसे हुआ करते थे, पुराने समय में विंग्स ऐसे हुआ करते थे। अभी बताऊंगा अभी नए वाले में क्या है। तो देखो होगा क्या, जो एयर यहां से चली तो एक एयर का मॉलिक्यूल इधर गया और एक इधर गया, एयर के कुछ मॉलिक्यूल मतलब कुछ सम अमाउंट ऑफ एयर। अब इधर वाली एयर और इधर, चूंकि प्लेन तो अपनी पोजीशन लगातार आगे ले ले रहा है और ये बनी ऐसे है, ये विंग्स बनी ऐसे है बेटा, यूं ये बना लेते हैं, यूं बना लिया ऐसे विंग्स हैं ये। तो ये वाली एयर इधर से आई और एक नीचे से आ रही है, दोनों को सेम टाइम पे पहुंचना है यहां से यहां तक। तो पक्का है जिसको डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करनी है उसको वेलोसिटी ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो इधर v1 है, इधर v2 है, तो v1 इज ग्रेटर देन v2। अब v1 ऊपर वाली विंग के ऊपर वाले पार्ट का है, विंग के ऊपर वाले पार्ट का है, तो इधर ज्यादा और यहां कम, तो इधर प्रेशर कम, इधर प्रेशर ज्यादा। तो इस पर एक फोर्स लगता है जो इसको लिफ्ट करा देता है, F, एयरलिफ्ट में। तो इसे है ये वाली कहानी मैं बता रहा हूं, ये ऐसे और इधर सीधा, ठीक है। अब आप देखे होगे जो मॉडर्न प्लेन है उनमें आप देखे होगे पहले तो ट्रैक पे खूब तेजी से दौड़ाते हैं प्लेन को, खूब तेजी से, फिर उसमें ऐसे ग्रूज बने होते हैं, थोड़ा थोड़ा उठा देते हैं, ठक 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 उड़ गए। उठते हैं तो इधर की एयर ज्यादा डिस्टेंस,
नीचे वाले को कम डिस्टेंस, तो इधर की वेलोसिटी ज्यादा, इधर की वेलोसिटी कम। जिधर वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, और जिधर वेलोसिटी कम प्रेशर ज्यादा, लिफ्ट मिलता है, प्लेन लिफ्ट कर जाता है। उसके बाद लिफ्ट कराने पे ये बर्नौलीज प्रिंसिपल में ये हमारा है लिफ्ट। इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो न्यूमेरिकल फॉर्मूला हम लोग कर लेते हैं। एरो लिफ्ट, तो बर्नौलीज थ्योरम याद करते हैं ना, बर्नौलीज थ्योरम। P1 माइनस P2 कैन आई राइट हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, बेटा लिख सकते हैं ऐसा? बोलो। विवेक सही है? P1 माइनस P2, यस सर। ठीक है। और अगर मैं कर दूं P1 माइनस P2 इंटू एरिया इक्वल टू हाफ रो ए V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये क्या हो गया? इसी को बोलते हैं हम लिफ्ट फोर्स। इतना ही फोर्स लगता है। अगर ये लिफ्ट फोर्स mg से ज्यादा हुआ तो प्लेन ऊपर, और mg से कम हुआ तो प्लेन नीचे, और लिफ्ट फोर्स गायब, फ्री फॉल। तो वही इंजन जब तक है तब तक ऊपर जाने के लिए और नीचे जाने के लिए हम मेंटेन कर लेते हैं लिफ्ट फोर्स, लेकिन इंजन गया तब तो फिर फ्री फॉल। फिर बाकी कहानी तो आप जानते हैं। इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो ये लिफ्ट फॉर्मूला लिख लीजिएगा। इसमें न्यूमेरिकल देख आए जरा, एयर लिफ्ट पे न्यूमेरिकल देख आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पढ़ेगा कौन? चलिए, राजवर्धन सिंह सोलंकी। An aeroplane of mass 3 into 10 raised to the power 4 kg and total wings area of 120 meters square is in a level flight at some height. The difference in pressure between upper and lower surface of the wings in kilopascal is। ठीक है, तो देखिए ये लेवल हाइट पर है, यानी ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। तो ये जो प्लेन है इसको नीचे की ओर कौन फोर्स लग रहा है बेटा? mg। ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है? सर एयरलिफ्ट फोर्स। और लिफ्ट फोर्स होता कितना है? P1 minus P2 into A। और ये जब बैलेंस है तो क्या P1 माइनस P2 इंटू ए इक्वल टू mg लिख सकते हैं? हाँ यस सर। और तो यानी P1 माइनस P2 निकाल सकते हो, mg डिवाइडेड बाई a। यस सर। तो जरा mg डिवाइडेड बाई a करके बताओ कितना आया। जी की वैल्यू एक कह रहे 10 ले लो, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई एरिया 120 कितना आया? आंसर बोल रही है निश्रीन 1 आया सर। यशराज 2500 कैसे आ गया? इसमें तो ऑप्शन में ही नहीं है बे 2500, तो पास्कल में बता रहा है।
हाँ सर, मैंने एसआई में ले लिया। किलो पास्कल में पूछा है ना इन्होंने। हाँ फिर 2.5, यस सर, मैंने एसआई कर दिया था। हाँ। हाँ। अच्छा, अभी हम लोग बहुत बात की है, ये जरा देखो, अब एक ग्राफ दिख गया तो हम लोग इसको भी करते चलें। ये ग्राफ दिख गया, तो ये भी करते चल रहे हैं। 49 भी पढ़ना जरा यशराज। Water flows through a frictionless duct with a cross section varying as shown in figure. Pressure P at points along the axis is represented by। अच्छा, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाएं तो हमें पता है जहां एरिया कम वहां वेलोसिटी ज्यादा, जहां एरिया कम वहां वेलोसिटी ज्यादा। हाँ। तो यानी V2 इज ग्रेटर देन V1, तो यानी यहां का प्रेशर अगर P2 हो और यहां का P1 तो कौन ज्यादा? P2 सॉरी P1। तो पहले कहां, पहले P1 ज्यादा है और फिर कम। हई कह रहे हैं पहले कम फिर ज्यादा, पागल। हई कह रहे हैं प्रेशर सेम रहेगा, गलत बात। हई कह रहे हैं पहले ज्यादा फिर कम, फिर कहां से आ गया? इसके आगे ट्यूब ऐसी तो है ही नहीं। अब बताओ क्या टफ प्रॉब्लम है? ओरल 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 प्रॉब्लम्स हैं यार, कर लिए जाएंगे ये। चलिए, तो इसके आगे की कहानी अब कल की जाएगी, ठीक है? इसके आगे की कहानी कल। चलिए, तो आज के लिए बाय बाय। हाँ, कल मिलते हैं बेटा। ओके।